कक्षा 12 विषय इतिहास के छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, राजकीय इंटर कॉलेज अदलपुर मुरादाबाद से। आज हमारे अध्ययन का जो विषय है वह है किसान, ज़मींदार और राज्य। यह जो अध्याय है यह कृषि समाज और मुगल साम्राज्य यानी कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य में राज्य, किसानों और जमींदारों के बीच पारस्परिक संबंध क्या थे, कृषि व्यवस्था किस प्रकार की थी और कृषि उत्पादन के साथ साथ जो व्यापारिक गतिविधियां हुई उसमें किस प्रकार से विकास हुए, यह इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इस अध्याय की जो विषय वस्तु है उसके अनुसार 16वीं शताब्दी में 16वीं से 17वीं शताब्दी में भारत में लगभग 85% जो लोग थे वो कृषि से जुड़े हुए थे। हम सभी यह पूर्व से भी जानते हैं कि भारत की जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है उसमें कृषि का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में भूमि की प्रचुरता थी, बड़े बड़े कृषि जोत हुआ करते थे, जंगलों का बहुत लंबे क्षेत्र पर विस्तार था। तो ऐसे में उस समय जो कृषि उत्पादन था उसमें राज्य से किसानों का और किसानों के बीच की जो कड़ी थी जिन्हें हम जमींदार कहते हैं, उनके बीच के पारस्परिक संबंध कैसे थे और मुगल साम्राज्य में कृषि व्यवस्था किस प्रकार से विकसित हुई, उसमें कौन कौन से परिवर्तन हुए, यह इस अध्याय की एक प्रमुख विषय वस्तु है। राजस्व के निर्धारण में मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत की आर्थिक व्यवस्था का जो मुख्य आधार है वह हमेशा से कृषि रहा है। 85% लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए थे। तो महत्वपूर्ण था कि जो राज्य की अर्थव्यवस्था थी उसमें कृषि की लगान व्यवस्था बड़ी महत्वपूर्ण थी। जमीन के कर का निर्धारण किस प्रकार से हुआ और इसमें जमींदारों की क्या भूमिका थी, ये भी हम इस अध्याय के अंतर्गत जानेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि उस समय की जो कृषि व्यवस्था थी उसके स्रोत हमें कहां कहां पर मिलते हैं, कौन कौन से प्रामाणिक ग्रंथ ऐसे हैं जो हमें उस समय की कृषि व्यवस्था के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम अबुल फजल की लिखी हुई आईने अकबरी की बात करेंगे। आईने अकबरी में जो अबुल फजल हैं वो उस समय की कृषि व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। किस प्रकार से कि उन्होंने इसमें लिखा है कि खेतों की जुताई किस प्रकार से सुनिश्चित की जाती थी और उसके साथ जब फसल होती थी तो करों का निर्धारण किस प्रकार से होता था और राज्य और जमींदार के बीच उस कर निर्धारण में किस प्रकार के पारस्परिक संबंध होते थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो बाबरनामा है, जो बाबर की आत्मकथा है। और बाबर ने भी अपने ग्रंथ में भारत की कृषि व्यवस्था से संबंधित बड़े महत्वपूर्ण उल्लेख किए हैं, जैसे कि यहाँ पर सिंचाई की क्या व्यवस्था थी। बच्चों, उस समय सिंचाई के आज की तरह आधुनिक साधन नहीं थे। जो सिंचाई होती थी वो मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर होती थी और बारिश ना होने की दशा में बाबर ने अपने ग्रंथ में रहट के द्वारा खेतों की सिंचाई को दर्शाया है। वो लिखते हैं कि लाहौर और दीपालपुर जो इस समय पाकिस्तान में है वहां पर उसने रहट के द्वारा कृषि कार्य करते हुए देखा, जिसे उसने अपनी बाबरनामा में लिखा। अब मुगल कालीन ग्रंथों में किसान और उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी। देखिए, किसान करदाता था जिससे राज्य को आय होती थी। तो किसान की स्थिति उस समय भी उतनी अच्छी नहीं थी। ज़्यादातर जो किसान थे वो गरीब होते थे। ज़्यादातर के पास एक जोड़ी हल या एक जोड़ी बैल के अलावा बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं होती थी और ज़्यादातर
उन्हें जमींदारों के शोषण का शिकार होना पड़ता था। जो मुगल कालीन ग्रंथ हैं उसमें किसानों को रैयत कहा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। रैयत का जो बहुवचन है उसे रियाया कहते थे, और किसानों के लिए बहुत सारी जगहों पर मुजरियान शब्द का भी प्रयोग किया गया है। खुद काश्त किसानों के भी दो प्रकार होते थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। खुद काश्त वो किसान होते थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जहां पर उनकी स्वयं की जमीनें होती थी। दूसरे वर्ग के जो किसान थे उन्हें पाही काश्त कहते हैं। ये खेतीहर मजदूर होते थे जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती का काम करने के लिए जाते थे। वे अलग अलग कारणों से पाही काश्त बनते थे। मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादातर जो किसान थे वो जमींदारों के शोषण का शिकार होते थे। भूखमरी, अकाल, खेती का ठीक प्रकार न होना, सूखा पड़ जाना आदि बहुत सारे ऐसे कारण थे जो उन्हें पाही काश्त बनने पर मजबूर करते थे। मैंने अभी आपको बताया कि अधिकतर किसान गरीब थे, उनके पास 2 जोड़ी बैल और हल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता था, और जमींदार के पास जो उसकी जमीनें होती थी वो उनकी मिल्कियत कही जाती थी। तो जमींदारी व्यवस्था थी, उसमें मिल्कियत का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। अब हम ये जानते हैं कि मुगल कालीन फसलें क्या थी और उनकी सिंचाई का माध्यम क्या था। भूमि की उपलब्धता बहुत थी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि उस समय प्राथमिक जो आवश्यकता थी, जिसे कहते हैं मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता, जो पेट भरना होता है, उसके अनुसार चावल, गेहूं, ज्वार आदि फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती थी। जो दूसरे कृषि उत्पादन थे वो व्यापारिक होते थे, जो व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते थे। मानसून भारतीय कृषि का रीढ़ था। ज़्यादातर जो फसलें होती थी वो मानसून पर आधारित होती थी। कुछ फसलों के लिए अतिरिक्त पानी की भी ज़रूरत होती थी, जिसके लिए कृत्रिम साधन भी बनाए जाते थे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि बाबरनामा में बाबर जो है वो रहट के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था का उल्लेख करता है। शाहजहां के शासनकाल में उसने पंजाब में एक नहर खुदवाई थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो ये उल्लेख हमें यह भी बताते हैं कि मुगल शासकों ने सिंचाई की व्यवस्था के लिए जो बारिश का प्राकृतिक साधन था उससे हटकर भी तमाम सारे उन्होंने प्रयास किए, जिससे कि अच्छी खेती सुनिश्चित की जा सके। आईने अकबरी कहता है कि आगरा प्रांत में 19 किस्म की फसलें थीं, दिल्ली में 43 प्रकार की फसलों की बुआई होती थी, कृषि होती थी, जबकि पश्चिम बंगाल में चावल की ही करीब 50 प्रकार की किस्में उगाई जाती थी। जिनसे कामिल उन फसलों को कहते थे जो नकदी फसलें होती थी, जो व्यापारिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण होती थी, जैसे कपास, गन्ना, तिलहन, चीनी, दलहन। ये जो कृषि थी इन्हें उस समय मुगल काल में जिनसे कामिल कहा जाता था। तो बच्चों 17वीं शताब्दी में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते मक्का की कृषि भी भारत में शुरू हुई। आलू, टमाटर, मिर्च और फलों में अनानास और पपीता की कृषि भी बहुतायत में मुगल काल में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त घरेलू उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे, क्योंकि यह वह समय था जब घरेलू कृषि उत्पादन के साथ साथ व्यापारिक कृषि उत्पादन पर भी मुगल शासकों ने ध्यान दिया और उसका जो वृद्धि हो उसके लिए भी उन्होंने अपने प्रयासों को सुनिश्चित किया। ग्रामीण समुदाय जो कृषि कार्य से जुड़ा हुआ था उसकी उस समय सामाजिक स्थिति क्या थी, यह भी इस अध्याय की प्रमुख विषय वस्तु है और यह हमें जानना भी बड़ा आवश्यक है। देखिए, मुगल काल में ग्रामीण समुदाय के 3 घटक पाए जाते हैं। जो पहला घटक था वो खेतीहर किसान थे, जो कृषि भूमि पर जोत कार्य करते थे। पंचायत दूसरा घटक था और तीसरा घटक जो था वो गांव का मुखिया होता था, जिसे उस समय मुकद्दम या मंडल के नाम से भी हम जानते हैं। तो समाज में उस समय जातिगत भेदभाव बहुत थे।
जो प्राचीन परंपरागत रूप से चले आ रहे थे। 4 वर्ण हम पढ़ते चले आए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस प्रकार से जो एक जातिगत व्यवस्था थी वो वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित थी। उस समय जो निम्न जातियां थीं, उन्हें जो समाज के निम्न कार्य थे उन्हें करने पर मजबूर किया जाता था। केवल हिंदुओं में ही ये व्यवस्था लागू नहीं थी, बल्कि मुसलमान जाति में भी हलाल खोरान जो एक वर्ग था वो नीच जाति का कहलाता था। जो और ये जो समुदाय होते थे जिन्हें निम्न श्रेणी का माना जाता था, ये गांव की हद के बाहर रहते थे। इन्हें गांव की जो हद थी, जो सीमा थी, उसके अंदर आने की इजाजत नहीं थी। उस समय जाट, अहीर, गुज्जर, माली जैसी जातियां भी कृषि व्यवसाय से बहुत तेजी से जुड़ी, क्योंकि उस समय जो कृषि व्यवसाय था, जो व्यापारिक गतिविधियों से भी जुड़ चुका था, उसमें मुनाफा बहुत था। और इस मुनाफे की लोभ में ये जो जातियां थी, जिसमें जाट, अहीर, गुज्जर, माली ये सब जातियां थी, वो कृषि व्यवसाय से जुड़ गई। गांव की पंचायत जो होती थी वो मुख्य रूप से उसमें गांव के जो बुजुर्ग होते थे, जो सम्मानित व्यक्ति होते थे, वो इसमें जुड़े हुए होते थे। और गांव का जो फैसला होता था वो सभी को मानना पड़ता था। तो इस प्रकार से ये जो पंचायतें थीं, ये एक न्यायिक इकाई का कार्य भी करती थीं। पंचायत का सरदार जो मुखिया होता था, जिसे मंडल या मुकद्दम भी कहते थे, वो न्यायिक स्रोत के रूप में कार्य करता था और उसकी फैसले को सभी को मानना पड़ता था। इसका एक प्रमुख कार्य यह भी था कि ये जो गांव की आमदनी होती थी, उस आमदनी का हिसाब किताब भी ये रखता था। जो राज्य की ओर से कर संग्रह करता होते थे और वो जब गांव में आते थे तो उनकी खातिर तवज्जो जो होती थी, उनका आतिथ्य होता था, तो उन पे जो खर्च होता था उनका भी ये सब हिसाब किताब रखना गांव के मुकद्दम या मंडल का कार्य होता था। पंचायत को कुछ दंड देने के अधिकार भी थे, जैसे जुर्माना लगाना, गांव से निष्कासित कर देना। ये सारे दंड देने के अधिकार पंचायत को होते थे। तो इसके आगे मुगल कालीन दस्तकारी, कृषि व्यवसाय के साथ दस्तकारों का समूह भी मुख्य रूप से जुड़ा हुआ था। मुगल काल का जो समय था, मैंने अभी आपको बताया कि केवल कृषि उत्पादन हमारी जो मूलभूत जरूरत थी, अब उससे जुड़ा सिर्फ नहीं रह गया था। अब ये उस सीमा से निकलकर व्यापारिक सीमाओं तक पहुंच गया था। तो इसमें दस्तकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। ये दस्तकार काफी संख्या में गांव में रहते थे और ये अनेक वस्तुओं के उत्पादन में अपना सक्रिय योगदान करते थे, जैसे रंगरेजी, कपड़ों पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों का निर्माण करना और उनकी मरम्मत करना भी इस समुदाय का काम हुआ करता था। इनमें कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, सुनार आदि बहुत सारे ऐसे दस्तकार होते थे जो गांव में ही रहते थे और गांव के अंदर ही अपनी सेवाओं को देते थे। अब इनकी आजीविका कैसे चलती थी? देखिए, गांव का जो सामाजिक ताना बाना था वो सब एक दूसरे पर निर्भर हुआ करता था। उस समय जो दस्तकार होते थे, जैसे बंगाल में यह पाया जाता है कि उन्हें दैनिक भत्ता मिलता था, खाने के लिए नकदी देने का प्रावधान भी वहां पर था इनको, जिसे जजमानी प्रथा के रूप में जाना जाता है। यानी कि समुदाय की ओर से ही इनके रहने का, खाने पीने का और इनकी आजीविका का जो प्रबंध था वो किया जाता था। 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज इतिहासकारों ने इस सामाजिक व्यवस्था को एक छोटे गणराज्य के रूप में भी प्रस्तुत किया है। यानी कि वो कहते थे कि जैसे बड़े गणराज्यों में एक सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती है, उस समय मुगल काल में ये जो ग्रामीण इकाइयां थी, उन ग्रामीण इकाइयों में भी इन गणराज्यों की व्यवस्था को बिल्कुल हूबहू देखा जा सकता था। तो ये उस समय मुगल साम्राज्य में ग्रामीण समुदाय की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। यह आप एक चित्र देख सकते हैं, इसमें कपड़ा उत्पादन को दिखाया गया है। 17वीं शताब्दी में कपड़ा उत्पादन को दर्शाती एक चित्रकारी। यह आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 2 व्यक्ति हैं, ये जो कपड़ा बनाने का कार्य नीचे कर रहे हैं और ऊपर भी ये जो मजदूर हैं ये बैठे हुए हैं। तो ये
जो चित्र है ये उस दर्शाता है कि किस प्रकार से एक पूरे सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप में ये सारे दस्तकारी के कार्य होते थे। तो बच्चों, अगली कड़ी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कृषि समाज में महिलाओं का क्या योगदान था। उस समय जो कृषि कार्य होते थे उसमें महिलाएं भी पुरुषों के साथ कृषि कार्य में हाथ बटाती थीं, बल्कि पुरुषों से कहीं अधिक श्रम देखा जा सकता है इस काल में उनका। तो ये जो महिलाएं थीं ये खेतों में बुआई, निराई और कटाई में सहयोग करती थीं, लेकिन जो महिलाओं की एक जैव वैज्ञानिक एक संरचना है उसके कारण समाज में महिलाओं का एक अलग स्थान था उस समय भी, और यह बहुत हद तक सामाजिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हुआ करता था। उस समय जो ग्रंथ थे उनमें ऐसा लिखा हुआ पाया जाता है कि पश्चिमी भारत में महिलाओं को रजस्वला होने के समय कुम्हार का चाक और हल छूने की अनुमति नहीं थी। यानी कि जब वो मासिक धर्म से होकर के गुजरती थीं तो उस समय उन्हें कुम्हार का चाक या हल छूने की स्वतंत्रता नहीं थी। साथ ही बंगाल में ऐसा पाया जाता था कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को पान के बाग के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती थी। तो उनकी जो जैव वैज्ञानिक शारीरिक संरचना थी उसके कारण उन्हें बहुत सारे प्रतिबंधों को झेलना पड़ता था। कुपोषण और बार बार मां बनने के कारण महिलाओं में उस समय मृत्यु दर बहुत अधिक होती थी। ऐसा पाया जाता है कि उस समय बहुत छोटी उम्र में विवाह हो जाते थे, और छोटी उम्र में विवाह होने के कारण जो महिलाएं होती थी वो कम उम्र में ही मां बन जाती थी, और बार बार मां बनने के कारण उनकी जो शारीरिक स्थिति थी वो कमजोर हो जाती थी और उनकी मृत्यु दर बहुत अधिक थी। इस कारण कालांतर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई जिन्हें सामाजिक समस्याओं के रूप में जाना जाता है। जैसे उस समय बहुत सारे क्षेत्रों में दुल्हन की कीमत अदा करने की परंपरा का जन्म हुआ। यानी कि जब विवाह होते थे तो दूल्हा पक्ष को, दुल्हन पक्ष को दुल्हन की कीमत अदा करनी पड़ती थी। हालांकि परिवार में पुरुषों की प्रधानता थी, पुरुष प्रधान समाज होते थे, लेकिन महिलाओं को इस बात की स्वतंत्रता थी कि वो अपने शोषण की शिकायत पंचायतों में कर सकती थी। ये आप एक चित्र देख सकते हैं जिसमें पहले चित्र में पत्थर तोड़ती महिलाओं को दिखाया गया है और दूसरे चित्र में बोझा ढोती हुई महिलाओं को दिखाया गया है। तो ये चित्र यह सिद्ध करते हैं कि उस समय जो महिलाएं थीं वो कृषि कार्य में पूरी तरीके से संलिप्त होती थीं। महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति को रखने का भी अधिकार था और उन्हें अपनी संपत्ति को बेचने या गिरवी रखने का भी पूरा अधिकार होता था। कृषि कार्य से जंगल के उत्पाद भी जुड़े हुए थे। मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि उस समय जमीन की बड़ी प्रचुरता थी, बहुत बड़े स्थलों पे जंगल हुआ करते थे और जंगलों से लकड़ी और राज्य की सेना की आवश्यकता अनुसार हाथियों की बहुत मांग थी। उस समय युद्ध में या राज कार्य में राजा के लिए विलासिता की वस्तु के रूप में भी हाथी का इस्तेमाल होता था, और इनके अतिरिक्त जंगलों से शहद, मधुमोम और लाख इनकी भी बहुत अधिक मांग थी। तो जंगल की जो आदिवासी जातियां थी वो इन चीजों की आपूर्ति करती थी। जंगल में रहने वाले जो कबीले थे उनकी अपनी एक सामाजिक व्यवस्था थी, उनके अपने एक सरदार होते थे, कबीले होते थे, और कुछ कबीलों के सरदार कालांतर में आगे जाकर के जमींदार भी बने, ऐसा भी उस समय पाया जाता था। असम में अहोम राजाओं के अपने पायक भी होते थे। पायक का अर्थ सैनिक से होता है, और इन राजाओं ने जंगली हाथी को पकड़ने पर अपना एकाधिकार कायम कर रखा था। पेशकश उस समय बड़ा प्रचलित था मुगल दरबार में। पेशकश का अर्थ होता था उपहार से, यानी कि मुगल राजाओं के द्वारा ली जाने वाली एक भेंट को पेशकश कहा जाता था। और जंगल की जो जातियां होती थीं वो अक्सर मुगल बादशाहों को पेशकश के रूप में हाथी जो है वो भेंट किया करते थे। अब हम बात जमींदार की करेंगे। देखिए, ये जो अध्याय है
ये परीक्षा की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम बिंदुवार इसे समझ लेते हैं तो हमें परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर देने में बहुत हद तक आसानी हो जाएगी। जो जमींदार थे, मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि ये एक कड़ी होते थे राज्य और किसानों के बीच में। कृषि उत्पादन में उनकी कोई सीधी हिस्सेदारी नहीं होती थी। ये जो वर्ग होता था ये कृषि कार्य नहीं करता था, तो करता क्या था, ये भूमि के मालिक होते थे और इन्हें खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं प्राप्त होती। ये एक प्रिविलेज्ड क्लास हुआ करता था। ये उच्च वर्ण के होते थे, इसलिए समाज में इनका सम्मान होता था और इन्हें राज्य की ओर से कर वसूलने का भी अधिकार प्राप्त था। इनकी व्यक्तिगत जमीन होती थी जिन्हें मिल्कियत कहते थे। एक जमींदार की जो हैसियत होती थी वो उसकी मिल्कियत के आधार पर आंकी जाती थी। इन जमीनों पर दिहाड़ी मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे और जमींदारी व्यवस्था जो थी वो बहुत हद तक वंशवाद पर आधारित हुआ करती थी। राजपूतों और जाटों ने, ये जो दो जातियां उस समय थी मुगल काल में, इन्होंने बड़ी बड़ी जमीनों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और अपनी संपत्ति को प्रचुर मात्रा में इन्होंने बढ़ाया। हालांकि उस समय जमींदारी प्रथा में बहुत सारे दोष थे और ये हमेशा से ही एक शोषण करने वाली संस्था के रूप में जानी जाती थी। तो आइए जानते हैं कि उस समय मुगल काल में भू राजस्व की क्या प्रणाली थी। भूमि से जो मिलने वाला राजस्व था उसे ही भू राजस्व कहते थे और यह मुगल साम्राज्य की आर्थिक जो स्थिति थी उसका मूल आधार हुआ करता था। दीवाने विजारत जो अधिकारी होता था वह सर्वोच्च अधिकारी के रूप में उस समय था, जिसका कार्य जो था वो वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करना था। इसके अतिरिक्त भू राजस्व के निर्धारण के लिए मुगल शासकों ने दो चरण बनाए। पहले चरण को जमा कहते थे और दूसरे चरण को हासिल कहा जाता था। जमा क्या होता था, यानी निर्धारित जो रकम होती थी उसे जमा कहते थे और जो वास्तविक वसूल की हुई रकम होती थी उसे हम हासिल कहते थे। और अकबर ने अपने शासनकाल में भूमि की पैमाइश करने के लिए एक बाकायदा विभाग का निर्धारण किया जिसने भूमि की वृहत पैमाने पर पैमाइश करवाई और आईने अकबरी में इसका हम उल्लेख भी देख सकते हैं। जो मुगल काल की राजस्व व्यवस्था थी वो काफ़ी हद तक मुगलों के बीच में हुमायूं के पश्चात शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था उसने जिस राजस्व प्रणाली का आधार निर्मित किया राजा टोडरमल की सहायता से, उसी भू राजस्व व्यवस्था को मुगलों ने भी आगे बढ़ाया। औरंगजेब के काल में हम देख सकते हैं कि उसने खेतीहर मजदूर जो थे उनकी संख्या का हिसाब किताब रखने के लिए भी आदेश दिए थे। अमीन जो थे वह सरकारी मुलाजिम हुआ करते थे जिनका काम यह देखना होता था कि राज्य में राजकीय कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कृषि उत्पादन में हम यह भी देखते हैं कि अकबर ने सबसे पहले भूमि को कर निर्धारण की दृष्टि से अलग अलग भागों में बांटा। वो कौन से प्रकार थे, उन्होंने 4 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया। पहला जो था वो पोलज कहलाता है। पोलज सबसे उपजाऊ भूमि मानी जाती थी और इस पर एक फसल होने के बाद दूसरी फसल को भी प्राप्त किया जा सकता था। ये भूमि खाली लगभग नहीं छोड़ी जाती थी, इस पे कृषि कार्य लगातार चलता रहता था। दूसरा जो वर्ग था वह परौती कहलाता था। यह वह भूमि होती थी जिस पर कुछ समय के लिए खेती नहीं होती थी, इसे खाली छोड़ दिया जाता था ताकि यह अपनी उर्वरता को फिर से प्राप्त कर सके। तीसरी चाचर भूमि थी, इसे 3 से 4 वर्षों तक खाली छोड़ दिया जाता था, इस पे 3 से 4 साल तक कोई कृषि कार्य नहीं होता था। चौथी जो भूमि थी वह बंजर भूमि थी जिस पर 4 से 5 वर्षों तक कोई कृषि कार्य ना किया गया हो, ऐसी भूमि को बंजर भूमि कहा जाता था। तो इस भूमि के वर्गीकरण के हिसाब से भू राजस्व व्यवस्था का निर्धारण किया जाता था जिससे कि संकट काल में किसानों पर कोई अधिक दबाव न पड़े और किसान समृद्ध और सुखी रह सकें।
भूमि कर वसूली निर्धारण किस प्रकार होती थी? मैंने अभी आपको भूमि का वर्गीकरण बताया। तो इस प्रकार से कणकुतः, कणकुतः का कण का अर्थ है अनाज और कुतः का अर्थ है अंदाजा। तो इसमें होता क्या था कि संदेह की स्थिति में फसल को 3 भागों में बांट लिया जाता था और अच्छा, मध्यम और खराब, इन 3 भागों में बांट करके जमीन का जो राजस्व था उसका आकलन कर लिया जाता था। बटाई या भावली ये भी एक प्रकार था जिसमें फसल काटकर जमा कर ली जाती थी और सभी पक्षों की मौजूदगी में और उनकी रजामंदी से फसल का बंटवारा किया जाता था। लेकिन इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश बहुत अधिक रहती थी, इसलिए इसमें समझदार निरीक्षकों की जरूरत बहुत अधिक पड़ती थी। अगला जो था वो खेत बटाई कहलाता था। बीज को बोने के बाद खेत का बंटवारा कर लिया जाता था और इसमें जो फसल थी उसकी किसको कितना भाग मिलेगा ये पहले से ही सुनिश्चित कर लिया जाता था। लांग बटाई, इसमें फसल को काटने के बाद उसका एक ढेर बना लिया जाता था और ढेर बनाने के बाद अपने हिस्से के अनाज का बंटवारा कर लिया जाता था। जो व्यापारिक कृषि उत्पादन थे उससे भारत में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। भारत में चांदी का आगमन शुरू हुआ, यानी भारत में चांदी का जो आना था वो बड़ी तेजी से आया। कैसे? खोजी यात्राओं और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के व्यापारिक संबंध स्थापित हुए और इन संबंधों से हुआ क्या कि वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में चांदी बड़ी मात्रा में आई और विशेष रूप से चांदी की जो आवक थी वो भारत में बढ़ी। इससे आर्थिक व्यवस्था को एक नया स्वरूप मिला। चांदी के प्राकृतिक संसाधन भारत में उस समय नहीं उपलब्ध थे, तो चांदी की उपलब्धता से जो रुपयों की स्थिरता थी, उस समय जो रुपया चलता था उसकी जो स्थिरता थी, सिक्के जो चलते थे उनका जो मूल्य था वो स्थिर बना रहा। एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विकास हुआ और दूसरी ओर मुगल साम्राज्य को भू राजस्व कर वसूलने में भी आसानी हो गई। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि मुगल काल में कृषि समाज, राज्य और जमींदारों में जो पारस्परिक संबंध थे उससे एक तरफ तो कृषि उत्पादन में व्यापारिक विकास हुआ और जो खेती का स्वरूप था उसमें भी बहुत हद तक परिवर्तन हुए और यही इस अध्याय की प्रमुख विषय वस्तु थी। थैंक यू।